तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट अरमान सुरुकियन वर्सेस डैन हुकर के कार्ड की फुल रिकैप वीडियो, जहां पर अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये बहुत ही इंसेन कार्ड गया है। देखते टाइम एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम फाइट नाइट कार्ड देख रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये एक प्रॉपर पेपर व्यू कार्ड लग रहा था, जहां पर हर एक फाइट का हम बोल सकते हैं बहुत अमेजिंग गई है। स्टार्टिंग से एंड तक, प्रीलिम से पूरा मेन कार्ड तक, ये पूरा ही कार्ड देखने में मजा आ गया, जहां पर ऑलमोस्ट हमने हर एक फाइट में फिनिश देखा है, या जिन फाइट्स में फिनिश नहीं हुआ है वो फाइट्स भी काफी क्लोज गई हैं। एनीवेज, अब फाइट्स की बात करते हैं और प्रीलिम कार्ड को मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करता हूं, जिधर सबसे पहले एक फाइट को देखते हैं और वो फाइट है पैडी पिमलेट के टीममेट शेमरॉक की, जहां पर मैंने बोला ही था उसकी डेब्यू फाइट में उसे बहुत टफ ओपोनेंट न्यूरोलो अलीव मिल चुका है, और एग्जैक्टली फाइट में ऐसा होता है जहां पर फुल 3 राउंड्स न्यूरोलो अलीव ने शेमरॉक को डोमिनेट किया। न्यूरोलो अलीव के लिए ये फाइट इतनी ज्यादा इजी बन चुकी थी कि वो अपनी ग्रैपलिंग को भी अबैंडन कर देता है, वो बस और बस शेमरॉक के साथ स्ट्राइकिंग करता है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसे इस फाइट में, और अगर हम रिजल्ट को भी देखें तो हर एक राउंड में उसने शेमरॉक को बहुत ज्यादा हर्ट किया। जो उसका लेफ्ट पंच था वो बहुत अच्छे से शेमरॉक के ऊपर लैंड हो रहा था, और बेसिकली शेमरॉक को ज्यादा कर नहीं पाया। एक टाइम पर वो शेमरॉक को ऑलमोस्ट नॉकआउट भी कर गया था, बट एक बात बोल सकते हो शेमरॉक की कि उसकी चिन काफी अच्छी है। बट जब लेवल ऑफ फाइटिंग की बात करते हैं तो न्यूरोलो अलीव का जो फाइटिंग लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई दिखा हमें शेमरॉक से। शेमरॉक ने अपने पीछे बहुत ज्यादा हाइप को बना लिया था, वो कंटिन्यूअसली अंशुल जुबली को कॉल आउट करे जा रहा था, तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उसके ऊपर ज्यादा आईज होंगी। बट परफॉर्मेंस की बात करें तो शेमरॉक अपनी डेब्यू फाइट को हार चुका है। प्रीलिम कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि बैंटवेट डिवीजन की फाइट बगज़त अल्मा खान और अलेक्जेंड्रे टुपोरिया के बारे में। अब स्टार्टिंग में लगा कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जा रही है, बगज़त अल्मा खान रियली अच्छा कर रहा था स्टैंड अप में, बट एक बार जब इलिया टुपोरिया का भाई अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने रीड को बना लिया, वो एक बार कंफर्टेबल हो गया, तो फिर हम देख सकते थे राउंड 2 ऑनवर्ड्स वो बिग शॉट्स को लैंड करने लग पड़ा, और थर्ड राउंड में कपल ऑफ वो ह्यूज ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करता है, जो ऑलमोस्ट बगज़त अल्मा खान को नॉकआउट कर देते हैं। अब ये चीजें कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, और मैं अभी देख रहा हूं कि काफी लोग बोल रहे हैं कि अलेक्जेंड्रे टुपोरिया के पास इलिया जितनी नॉकआउट पावर नहीं है, बट गाइस आई डोंट थिंक सो कंपैरिजन वैलिड है, क्योंकि दोनों फाइटर्स अपनी फाइट्स को डिफरेंट वे से अप्रोच करते हैं। अब हाँ, दोनों भाइयों का जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी सिमिलर है, बट जब फाइट अप्रोच की बात आती है तो हम क्लियरली देख सकते हैं अलेक्जेंड्रे टुपोरिया सेटल होता है पहले, वो पूरा अपना टाइट गार्ड को रखता है, जहां पर दोनों आर्म्स उसके ऊपर होते हैं और चिन उसकी एकदम टक होती है। वो पहला राउंड तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ एक पीटे यान की तरह निकालता है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को रीड करता रहेगा, वो प्रॉपर अपने ओपोनेंट को स्टडी करेगा, वो बेशक प्रेशर करेगा बट वो इतना ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करता है। और फाइट में अगर हम देखें तो मुझे भी पहले राउंड को देखकर ऐसा लगा कि बगज़त अल्मा खान रियली बहुत अच्छा कर रहा है, वो अपनी मूवमेंट से अलेक्जेंड्रे टुपोरिया को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से टुपोरिया ज्यादा बिग शॉट को लैंड नहीं कर रहा है। बट ऐसा जरा भी केस नहीं है, अलेक्जेंड्रे टुपोरिया बस रीड ले रहा था, और राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि एक बार जब अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने फुल रीड ले ली थी, फिर जाकर वो बिग शॉट्स को लैंड कर रहा था परफेक्ट वे से, वो बगज़त अल्मा खान को ग्राउंड में भी लेके गया। तो आई थिंक सो इलिया टुपोरिया फाइट को अप्रोच करता है कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करेगा, बट अलेक्जेंड्रे टुपोरिया अपनी फाइट को अप्रोच करता है कि वो बिल्कुल पेशेंट रहकर फाइट करेगा। अब बेशक यहां पर टुपोरिया को फिनिश नहीं मिला, बट ये फाइट टू बी ऑनेस्ट उसके लिए एक हार्ड मैचअप था। उसे अपनी सेकेंडरी फाइट में काफी बड़ा ओपोनेंट मिल गया था, बट यहां पर उसने बहुत अच्छे वे से कमबैक किया। वो आई थिंक सो पहले राउंड को हार जाता है, बट नेक्स्ट 2 राउंड्स में वो ज्यादा एक्टिव रहता है, बिग शॉट्स को वो लैंड कर रहा होता है, जो उसका जैब था वो ऑन पॉइंट रहता है, जिसकी वजह से बगज़त अल्मा खान थोड़ा सा ब्लडी भी हो जाता है। तो मेरी ओपिनियन में बहुत अच्छी फाइट की अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने। अब हाँ, यहां पर बस जो कमी रहेगी वो थी फिनिश की, जिधर जब वो बगज़त अल्मा खान को लगातार 2 बार रॉ कर देता है, तो मुझे भी लगा कि उसे ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था, बट वंस अगेन अलेक्जेंड्रे टुपोरिया एक पेशेंस रखने वाला फाइटर है, तो इसीलिए वो रश इन नहीं करता है। बट एनीवेज, अमेजिंग विन बाय अलेक्जेंड्रे टुपोरिया। उसने वंस अगेन इतना ज्यादा डैमेज नहीं लिया है, तो अब मैं रियली होप कर रहा हूं कि वो ज्यादा एक्टिव रहे और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ्स में ही फाइट कर ले। प्रीलिम की जो फीचर्ड फाइट थी, जहां पर एक और पैडी पिमलेट का टीममेट फाइट कर रहा था, तो इस बार अनडिफीटेड फाइटर ल्यूक राइली एक काफी अच्छा कमबैक करता है, जहां पर बॉगदान ग्रैड उसे पहले राउंड में हरा देता है। वो अपनी रेसलिंग को शो करते हुए ल्यूक राइली को जरा भी चांस नहीं देता है, बट उसके बाद एक काफी अच्छा कमबैक करते हुए राउंड 2 में ल्यूक राइली बॉगदान ग्रैड को नॉकआउट कर देता है। क्लियरली हम फाइट में देख सकते थे कि जब रेसलिंग हो रही थी, ग्राउंड गेम हो रही थी, तो बॉगदान ग्रैड फाइट को विन कर रहा था, बट एक बार जैसे ही फाइट स्टैंड अप में बन रही थी, तो ल्यूक राइली बॉगदान के ऊपर बहुत अच्छे शॉट्स को लैंड कर रहा था, और इसी की वजह से राउंड 2 में कमबैक करके वो फाइट को विन कर जाता है बाय नॉकआउट। अब थोड़ा सा मुझे कवर करना ही पड़ा क्योंकि प्रीलिम कार्ड बहुत ही अच्छा था। वेयर इज मूविंग ऑन, तो मेन कार्ड में चलते हैं, और यहाँ की तो हर एक फाइट इंसेन गई है। जिधर मेन कार्ड की पहली फाइट की बात करें तो ये फाइट थी फ्लाईवेट डिवीजन
डिवीजन की, जहां पर कियोची होरिगुची यूएफसी में बहुत ही इंसेन रिटर्न करता है और यहां पर वो काफी डेंजरस ओपोनेंट तगीर उलनबेकॉफ को सबमिट कर देता है। तो कियोची होरिगुची का ये यूएफसी में काफी इंसेन रिटर्न है। वो अमेजिंग दिखा है पूरी फाइट में। बेसिकली उसने पूरी फाइट में तगीर को जरा भी मौका नहीं दिया कुछ भी लैंड करने का। होरिगुची यहां पर एक परफेक्ट गेम प्लान के साथ आया था। वो बहुत ज्यादा स्पीड था, वो काफी ज्यादा जिटरी भी लग रहा था, जहां पर वो काफी बार फेंट कर रहा था और एकदम से अपनी स्पीड को दिखाते हुए वो ब्रूटल काफ किक्स या फिर ओवरहैंड राइट पंच को लैंड कर दे रहा था। इसी के साथ अगर तुम नोटिस भी करोगे, डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में। अब उलनबेकॉफ एक काफी लंबा फाइटर है तो उसके पास काफी ज्यादा रीच थी, बट उसकी भी रीच से होरिगुची बाहर रह रहा था, जिधर बस और बस अपनी स्पीड के ऊपर रिलाई करते हुए वो इन एंड आउट चले जा रहा था बहुत जल्दी। और पूरी फाइट में उलनबेकॉफ को कोई चांस नहीं मिल रहा था कि वो कैसे होरिगुची को काउंटर करे। फर्स्ट 2 राउंड्स में जो कियोची होरिगुची का मेन वेपन था वो थी उसकी लो लेग किक्स, जहां पर तगीर की लेफ्ट लेग पूरी खत्म हो चुकी थी। वो उस पर वेट भी नहीं डाल पा रहा था और लेटर हम देखते हैं कि इन्हीं ब्रूटल लो लेग किक्स की वजह से वो नॉक ऑफ भी हो जाता है। और थर्ड राउंड आते आते तगीर पूरा एंड हो चुका था। उसके फेस को ही देखकर पता लग रहा था कि उसकी लेग पूरी हर्ट कर रही है, वो टायर्ड हो चुका है। और फिर आता है राउंड 3, जहां पर कियोची होरिगुची फिनिश के लिए जाने लग पड़ता है। वो ब्रूटल शॉट्स को लैंड कर रहा होता है, वो ओवरहैंड राइट पंचेस को बहुत बार तगीर के ऊपर लैंड करता है। और एंड ऑफ द फाइट में अगर हम नॉकआउट सीक्वेंस को देखें तो वो एक बहुत अच्छी हेड किक को लैंड करते हुए एक फॉलो अप में राइट पंच को लैंड करता है, जिसकी वजह से फाइनली तगीर नॉकडाउन हो जाता है। और वहां पर भी कियोची होरिगुची ने काफी स्मार्ट प्ले दिखाया, जिधर वो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के लिए नहीं जाता है, बल्कि एकदम से रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर देता है और तगीर को स्लीप करना पड़ता है। तो कियोची होरिगुची की अमेजिंग विन, ही इज बैक इन यूएफसी, और वो अपने टीममेट यानी कि फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा को कॉल आउट भी करता है। तो आई थिंक सो एक और विन होरिगुची को चाहिए और उसके बाद वो टाइटल फाइट कर लेगा। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर 2 डेज के शॉर्ट नोटिस में वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा शमील काजियव को ब्रूटली नॉकआउट कर देता है। मैं टू बी ऑनेस्ट वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा का फैन बनते जा रहा हूं। वो जिस वे से अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखकर उसकी फाइट्स को। और यहां पर जब हम फाइट को देखते हैं तो प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा एक ऐसा फाइटर है जो लव करता है काउंटर गेम को भी खेलना। वो माइंड नहीं करता कि अगर उसका ओपोनेंट उसे प्रेशर कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पर ये होता है, जिधर शमील गाजिएव उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर डाल रहा होता है। वो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में एकदम से वाल्डो कॉर्टेस को कैच भी कर लेता है एक पंच से, बट उसके रिटर्न में अकोस्टा उसके ऊपर 2-3 पंचेस को लैंड करता है। फिर उसके बाद मिड ऑफ द फाइट में एक और बार शमील गाजिएव अकोस्टा को केज के साइड लेके चले जाता है और वहां पर हेवी पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है। वो 1-2 पंचेस को लैंड भी कर लेता है अकोस्टा के ऊपर, बट वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा पूरी काउंटर गेम पे रिलाई कर रहा था। और जिस पंच से वो शमील गाजिएव को नॉकडाउन करता है, उस पंच को अगर हम देखें भी तो वो स्क्वायर हिप से ये पंच को थ्रो करता है, यानी कि इस पंच में इतनी ज्यादा पावर भी नहीं थी। ये तुम बोल सकते हो एक जैब की तरह पंच लैंड होता है, बट क्योंकि शमील गाजिएव अपने पंचेस को स्विंग कर रहा होता है तो वो अकोस्टा के पंच को आता हुआ नहीं देख पाता है और इसीलिए एक सिंगल काउंटर पंच से वो नॉकडाउन हो जाता है। अब शमील का ये नॉकडाउन देखकर मुझे लग गया था पता कि कभी भी नॉकआउट आ सकता है। और इसके बाद नॉकआउट सीक्वेंस को ही अगर हम देखें तो जब शमील गाजिएव वापस खड़ा होता है तो अकोस्टा उसके ऊपर बहुत ही लाइट जैब्स को थ्रो कर रहा होता है, जिससे बेसिकली वो अपनी रीच को फाइंड कर रहा होता है और बूम, एकदम से ओवर द टॉप वो राइट पंच को कनेक्ट करता है शमील के ऊपर और शमील गाजिएव फ्लैट लाइन नॉकआउट। तो 2 डेज के शॉर्ट नोटिस में इंसेन विन, और उसके बाद इंटरव्यू के टाइम वो आई पैच को भी लगाता है, जो ऑब्वियसली टॉम एस्पिनल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा फनी था। वो इवन टॉम एस्पिनल को कॉल आउट भी करता है। और जैसे मैंने कहा, मैं फैन बनता जा रहा हूं वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा का। ये उसकी साल की 5th फाइट थी, बट अभी वो ओवर नहीं हुआ है, बल्कि वो दिसंबर के कार्ड में भी मांग रहा है कि उसे एक और फाइट चाहिए। तो सिर्फ 12 मंथ्स में वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा 6th फाइट कर सकता है अपनी, जो खुद में ही बहुत ज्यादा क्रेजी बात है। और जिस वे से वो फाइट्स को विन भी कर रहा है, वो तो तुम बोल सकते हो अमेजिंग है। अगर वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा को कर्टिस ब्लेड्स की फाइट मिल जाती है और अगर वो वहां पर विन कर जाता है, गिव हिम टाइटल शॉट। टॉम एस्पिनल और सीरिल गान की जो रीमैच फाइट होने वाली है, उनमें से जो विन करता है उसकी अगर कोई सुपर फाइट नहीं हुई तो मुझे लगता है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा वो ओपोनेंट बन सकता है जिसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल रहा है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की, जिधर मिक टिबिकोरल बाय जैक हरमैनसन को ब्रूटली नॉकआउट कर देता है। अब यहां पर नॉकआउट हुआ है तो ये अमेजिंग फाइट होगी, बट
बट मेरे लिए गाइस ये बहुत ज्यादा सैड फाइट थी, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में बोला ही था कि ये बहुत ही बैड आइडिया है जैक हरमैनसन के लिए कि वो ग्रेगरी रॉड्रिगेज से मिडिलवेट डिवीजन में बहुत बुरा नॉकआउट होने के बाद वेट कट कर रहा है और वेल्टरवेट डिवीजन में आकर एक पावर पंचर के साथ फाइट कर रहा है। जिसका डर था वही होता है इस फाइट में, जहां पर मिक टिबिकोरलबाई को भी पता था कि जैक हरमैनसन की चिन इतनी ज्यादा सॉलिड तो रहने नहीं वाली है, तो इसीलिए वो स्टार्टिंग से ही अपने पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है। अब यहाँ पर जैक हरमैनसन जो उसकी गेम है उसको इंपोज करने की पूरी ट्राई कर रहा होता है, जिधर वो सर्कल कर रहा था, वो जैब को थ्रो कर रहा था, बट एक बार जैसे ही ओरलबाई ने एक ह्यूज पंच को कनेक्ट किया, अब बेशक जैक हरमैनसन ने उस पंच को ले तो लिया, बट उसे देखकर ही लग रहा था पता कि वो हल्का सा स्टन हो चुका है। और उसके थोड़े ही टाइम के बाद मिक टिबिकोरलबाई एक और ह्यूज राइट पंच को कनेक्ट करता है, जो अगर हम पंच को भी देखें तो ये ईयर पे कनेक्ट होता है, वो भी पार्शियली। पूरा ये पंच 100% कनेक्ट भी नहीं हुआ था, बट क्योंकि ऑलरेडी जैक हरमैनसन रॉक था तो इसीलिए यही पंच इनफ था जैक हरमैनसन को नॉकआउट करने के लिए। उसकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बट इसके ऊपर से मिक टिबिकोरलबाई को उसे एक और पंच पड़ जाता है। जैक हरमैनसन के लिए मैं सच में डर गया था, क्योंकि पहले तो वो होश में नहीं आ रहा था और जब वो होश में आता भी है तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। अब ये हमें दिखाई नहीं दिया स्क्रीन में, बट रेफरी की बात को हम सुन सकते थे, जहां पर जैक हरमैनसन ने रेफरी को ही पकड़ लिया था और वो स्टिल ट्राई कर रहा था फाइट करने की। इन चीजों से पता लगता है कि जैक हरमैनसन डन है स्पोर्ट से, उसे रिटायर हो जाना चाहिए। आई मीन क्यों इतनी ज्यादा बेटिंग लेनी है? वो मिडिल वेट डिवीजन में नॉकआउट हो गया, अब वेल्टरवेट में भी ब्रूटली नॉकआउट हुआ है, तो मेरे ओपिनियन में तो उसे अब एक और फाइट नहीं करनी चाहिए। बट एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब लाइट हेवीवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर वंस अगेन फर्स्ट राउंड नॉकआउट हमें देखने को मिलता है, जिधर वोल्कन ऑस्टोमेर अलोंसो मैनीफील्ड को नॉकआउट कर देता है। लिटरली इस फाइट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में वोल्कन अपने प्रेशर से अलोंसो मैनीफील्ड को केज के साइड लेके चले जाता है, और काइंड ऑफ फाइट से पहले उन्होंने प्रॉपर प्लान को बनाया हुआ था कि वो अलोंसो मैनीफील्ड के ऊपर अपरकट को थ्रो करेंगे, और उसी के बाद क्योंकि अलोंसो मैनीफील्ड अपने हेड को डिप कर लेता है तो एकदम से वहां पर वोल्कन ऑस्टोमेर नी को थ्रो कर देगा। वो मल्टीपल टाइम्स ऐसा करता है, वो एक ह्यूज नी को लैंड कर देता है मैनीफील्ड के ऊपर, जिससे कि मैनीफील्ड बहुत ज्यादा रॉक हो गया था। अब यहाँ पर मैनीफील्ड ने वैसे काफी ट्राई की थी कि वो सर्वाइव कर जाए, वो बहुत ज्यादा हेड मूवमेंट कर रहा होता है, बट वोल्कन ऑस्टोमेर उसे कहीं पर भी जाने नहीं देता है, और अपनी पावर को शो करते हुए वो ब्रूटल पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है मैनीफील्ड के ऊपर। इन्हीं सब बीटिंग की वजह से मैनीफील्ड ग्राउंड में गिर जाता है और ये फाइट ओवर हो जाती है। प्रेडिक्शन वीडियो में भी मैंने बोला था कि हर एक फील्ड में वोल्कन ऑस्टोमेर फाइट को विन करेगा, अनलेस कहीं पर मैनीफील्ड उसके ऊपर कोई बिग पंच को लैंड करके उसे नॉकआउट कर दे। बट इसके अलावा ये एक इजी मैचअप है वोल्कन के लिए, और एग्जैक्टली फाइट में हमने यही देखा। और अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट फाइट में चलते हैं, जहां पर ये फाइट थी वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर इयन मचाडो गैरी बिलाल मोहम्मद को बीट करके यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाता है। अब इयन गैरी फाइट को विन किया है ये मुझे भी लगता है, बट देयर इज नो वे कि वो पूरे 3 राउंड्स को विन किया है, और इसीलिए स्कोर कार्ड से मैं जरा भी एग्री नहीं करता हूं। स्कोर कार्ड की छोड़ो, जो बिलाल मोहम्मद का कॉर्नर है वहां पर कोचेस से भी मैं एग्री नहीं करता, जिधर पहले 2 राउंड्स होने के बाद बिलाल के कोचेस बोल रहे होते हैं कि वो 0-2 है और उसे 3rd राउंड में फिनिश चाहिए। पहले 2 राउंड्स बहुत ज्यादा क्लोज गए, और मुझे लगता है कि 2nd राउंड बिलाल मोहम्मद क्लियरली विन किया था, वेयरएज पहला राउंड बहुत ज्यादा क्लोज था, बट मैं इयन गैरी को वो राउंड दूंगा, और 3rd राउंड तो प्रीटी क्लियर था कि इयन मचाडो गैरी ही इस राउंड को विन किया। तो इतनी वन साइडेड फाइट नहीं थी जितना स्कोर कार्ड में दिख रहा है, बल्कि मेरी ओपिनियन में काफी क्लोज फाइट थी, बट इयन मचाडो गैरी फाइट बाय फाइट बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। वो एक यंग फाइटर है, उसके पास मूवमेंट है बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छे वे से डिस्टेंस को मेजर कर लेता है। इसके ऊपर से एक बात मेरे माइंड से नहीं जा रही है कि क्या इयन गैरी का टेक डाउन डिफेंस जैक डेला मेडिलेना से बेटर है। फाइट में बिलाल मोहम्मद ने गैरी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स टेक डाउन्स को शूट किया, बट एक बार भी उसे सक्सेस नहीं मिली। पूरी फाइट में इयन गैरी का बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस रहा है, और अगर राउंड 3 की बात करें तो ये एक ऐसा राउंड था जहां पर पूरी फाइट में इयन गैरी का ये बेस्ट राउंड रहा है। वो हर कुछ बिलाल मोहम्मद का आता हुआ देख रहा था, और रिटर्न में उसे काउंटर कर रहा था, या फिर हेड किक, कोई बिग राइट पंचेस, इन सबको थ्रो करके सर्कल राउंड कर जा रहा था। राउंड 2 को मेरी ओपिनियन में वो विन भी करता है, जहां पर वो गैरी के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड कर रहा होता है। हमें मल्टीपल टाइम्स गैरी से रिएक्शन भी देखने को मिलता है, पता लगता है उसे कि बिलाल मोहम्मद अच्छे शॉट्स को लैंड कर रहा था। बट जैसे मैंने कहा, फर्स्ट राउंड मुझे लगता है गैरी ही विन किया, क्योंकि वो बिलाल मोहम्मद को कट लगवा देता है, जिससे कि बिलाल थोड़ा सा ब्लडी हो जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए पहला राउंड गैरी विन करता है, फिर 2nd राउंड बिलाल मोहम्मद विन करता है, और फिर 3rd राउंड में अपना जैब हो गया और बहुत अच्छी स्टैंड अप गेम दिखाते हुए इयन मचाडो गैरी फाइट को विन कर जाता है। अब हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में गैरी ने एक फाउल किया था, जहां पर वो बिलाल के ऊपर आई पोक कर देता है, बट जो 2nd राउंड में आई पोक की वजह से फाइट रुकी थी, वहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि कोई भी आई पोक नहीं हुआ था, बल्कि इयन गैरी का नकल
ट्रायंगल बचा था बिलाल के ऊपर, तो उस टाइम पर मेरी ओपिनियन में जो फाइट को रोका गया था वो रुकनी नहीं चाहिए थी। ऑल्सो इसके साथ एक और बात मुझे एड्रेस करनी है। इयन गेरी स्टार्टिंग में आई पोक करता है, बट उसके बाद बिलाल मोहम्मद भी केज को पकड़ रहा होता है। वो मल्टीपल टाइम्स ओवर द टॉप अपने हैंड को रखता है केज के ऊपर, जो एक फाउल है और रेफरी उसे काफी बार मना भी करता है ये करने के लिए। तो फाउल्स तुम बोल सकते हो इवन हो चुके थे और ओवरऑल इयन गेरी ने एक गुड स्टैंड अप फाइट दिखाई है, बट मैं ज्यादा इंप्रेस हुआ उसके टेक डाउन डिफेंस से, क्योंकि फाइट एक बार भी ग्राउंड में गई ही नहीं है। बिलाल मोहम्मद एक काफी अच्छा ग्रैपलर है, ये हमें माइंड में रखना होगा, बट उसके सारे टेक डाउन्स को इयन गेरी डिफेंड कर लेता है, तो ये तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो अपनी ओवरऑल ग्रैपलिंग, वो भी चार्ल्स ओलिवेरा की टीम के साथ जहां पर वो ट्रेन करता है, उसकी वजह से वो बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मेन इवेंट फाइट की, जहां पर टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पर वी ऑलरेडी न्यू कि अरमान सरूकिन फाइट को विन करेगा, और यही हम देखते हैं फाइट में, जहां पर वो राउंड 2 में डैन हुकर को सबमिट कर देता है। हॉरिबल गेम प्लान बाय डैन हुकर टू बी ऑनेस्ट। वो 2 बार ट्राई करता है गिलिटिन चोक लगाने की। मुझे लगता है डस्टिन की आत्मा आ गई थी डैन हुकर के ऊपर, जहां पर डोंट बी सिली जंप द गिली उसको याद आ रहा होगा, बट जिस फाइटर ने 2 बार चार्ल्स ओलिवेरा के फुली लॉक्ड इन चोक पर टैप आउट नहीं किया, तो क्या डैन हुकर के वो चोक्स पर टैप आउट करेगा। दोनों ही बार अरमान सरूकिन ने इजीली स्पिन करके उस गिलिटिन चोक को ब्रेक कर दिया और खुद का आर्म ट्रायंगल लगाते हुए वो डैन हुकर को सबमिट कर देता है। जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में जा रही थी, हम देख सकते थे कि अरमान सरूकिन कितना ज्यादा बेटर है ग्राउंड में, जहां पर वो काफी अच्छे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड कर रहा होता है। वो बीच बीच में एल्बोस को भी बहुत अच्छे से लैंड करता है। एक बार भी फाइट देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि अरमान सरूकिन किसी भी डेंजर में। अब हाँ, सेकंड राउंड की स्टार्टिंग में डैन हुकर ने कपल ऑफ बहुत अच्छी बॉडी किक्स को लैंड किया, बट उसके अलावा वो फाइट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जब फीट में भी बात आती है तो अरमान सरूकिन ज्यादा फास्ट था, वो ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था, और एक बार जब वो टेक डाउन करके डैन को ग्राउंड में लेके चले जा रहा था, तो पूरी ही गेम अरमान की ही थी। ये बेसिकली फाइट तुम बोल सकते हो अरमान के लिए एक ले ऑफ फाइट थी, बट एक नेसेसरी ले ऑफ फाइट थी, क्योंकि अगर टाइटल शॉट उसे चाहिए था तो उसे फाइट करनी ही करनी थी, और अब उसने ये फाइट कर ली है। वो बिना कोई डैमेज लिए राउंड 2 में डैन हुकर को सबमिट कर देता है, तो अब उसकी नेक्स्ट फाइट गारंटी टाइटल फाइट होनी चाहिए, जहां पर वो फाइट कर रहा है लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरे के साथ। अरमान ने खुद बोला है कि वो रेडी है जनवरी में फाइट करने के लिए। अब क्योंकि उसने डैन हुकर की फाइट में डैमेज नहीं लिया, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा रहा है। बस उसे अपने वेट पे ध्यान देना है, और मेरी ओपिनियन में इलिया टुपुरे के साथ फाइट बुक हो जानी चाहिए। ना तो पैडी पिम्बलेट ना तो जस्टिन गेची, बस एक फाइटर का लग रहा है जो इलिया टुपुरे को लाइट वेट डिवीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, और वो नन अदर देन अरमान सरूकिन ही है। तो वेरी गुड फाइट बाय अरमान सरूकिन। ये मैचअप में वो हाईली फेवरेट फाइटर था, और फाइट में वो ऐसा शो भी करता है कि क्यों उसका जो स्किल लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है डैन हुकर से। इतने टाइम से इलिया टुपुरे का नेक्स्ट ओपोनेंट डिसाइड नहीं हो रहा था, बट अब मुझे लगता है जो पहले से नंबर 1 कंटेंडर था वो अपनी फाइट को विन कर गया है, और अपने नंबर 1 प्लेस को उसने और भी ज्यादा सॉलिडिफाई कर लिया है। तो जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, अरमान सरूकिन को ही मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा रिकैप। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी कौन सी फेवरेट फाइट्स थी, और मुझे तो ये ओवरऑल कार्ड भी बहुत ज्यादा इंसेन लगा है, तो उसके बारे में भी बताना। और एंड में अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।